गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस के लिए क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें, प्रतिभा सिन्हा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो डेमोग्राफी ऑफ इंडिया की बात की थी। लगभग 3 क्लासेस थी उससे रिलेटेड हमारे पास, जिसमें डेमोग्राफी के सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे, चाहे वो जेंडर रेशो की बात हो, चाइल्ड सेक्स रेशो की बात हो, लिटरेसी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी कैलकुलेशन करना हो, इसके अलावा बाकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो, मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी टर्म पढ़ाई थी। डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ाया था मैंने आपको। पॉपुलेशन पिरामिड भी डिस्कस किया हुआ था। जनगणना 2011 और उससे पहले की कुछ जनगणनाओं के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। हेमंत कुमार, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई, बिल्कुल बढ़िया होगा सब कुछ, वॉइस बहुत अच्छी आ रही होगी होपफुली। इसके अलावा अगर हम बात करें आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले प्लानिंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग का जिक्र कर चुके हैं हम क्लास में। तो चलिए भाई, आज की क्लास देखो हमारी रहेगी। मैं आपको बार बार एक टर्म यूज कर रहा था जिसका नाम था 1991 की, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री। उस समय हमारी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह चेंज हो गई थी। हम उसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना भी कहते हैं, हिंदी में आर्थिक सुधार करना कहते हैं, एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी उसे जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसके लिए। लेकिन सवाल ये कि ये हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, बेसिक तौर पर हमारे पास कुल कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं ओवरऑल, उनमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू सुन लीजिएगा। देन वन बाय वन हम एक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारी क्लास है देखो आज की, इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज यानी औद्योगिक नीतियां इज इन इंडिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भारत में औद्योगिक नीतियां रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टोटल कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रही है हमारे इंडिया में, तो देखो पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 1948 में लाई गई थी। ध्यान से सुनना भाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, ये औद्योगिक नीति 1948 में थी। उसके बाद जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, दूसरी वाली जो दूसरी औद्योगिक नीति है, वो 1956 में लाई गई थी। यानी स्वतंत्र भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी 1956 में लाई गई थी। हर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। उसके बाद जो थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी नई औद्योगिक नीति लाई गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो 1977 में लाई गई, 1977 में लाई गई थी। उसके बाद याद रखना, मैं एक डाउट था बिल्कुल थोड़ा सा लेट, अभी कुछ शुरुआत कर रहे हैं भाई क्लास की, अशोक मैं भी रिप्लाई करता हूं आपके पॉइंट पर। और उसके बाद जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 में लाई गई, 1980 में लाई गई, उसके बाद 1980 में, और उसके बाद फाइनली जो हमें लास्ट पढ़नी है, यानी टोटल 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें डिस्कस करनी है अपने क्लास के अंदर, और ये लाई गई थी 1991, 1991 के अंदर। जिसके बाद से आप देखो थोड़ा सा इकोनॉमी के अंदर जो चेंज आया था उसका इंपैक्ट हमारे डेवलपमेंट पर भी हमें नजर आता है। के लिए करंट अफेयर बिल्कुल उसके लिए हो जाएगा, मैं अलग से क्लास दे दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए, हाँ, वर्किंग एज ग्रुप देखो, दो चीजें अलग अलग हैं। जब आप अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर जो वर्किंग एज ग्रुप मानी थी आपने, जहां लेबर फोर्स लिया था आपने, उसमें 15 to 59 लिया था। जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन है उसकी बात अलग है, वो 15 से लेकर 59 तक होगा। लेकिन जब बात आप डेमोग्राफी की कर रहे हो, जनगणना की कर रहे हो, क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट आपने इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ा था, लेकिन जब आप बात कर रहे थे कि ओवरऑल मिलाकर, तो याद रखना, तो ओवरऑल मिलाकर जब आप डेमोग्राफी की बात कर रहे थे हर एक देश के बारे में, तो वहां 15 से लेकर 64 तक, 65 नहीं 64 तक, 15 से लेकर 64 वर्ष की उम्र तक उसमें लिया जाता है।
ठीक है। तो ये इस तरह से यानी 65 और अबव एज होते ही फिर उसको अलग कर दिया जाता है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। ये डिपेंड करता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड सवाल बना रहा है या फिर वो डेमोग्राफी पर बेस्ड होगा। चलिए अब मैं जो बताने वाला हूं इन सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबकी डेट वगैरह जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने ये कहा था जब देश के पॉपुलेशन के अंदर 15 टू 64 15 से लेकर 64 वर्ष जो यूथ एज होती है, जो वर्किंग एज होती है, जब ये वाली पॉपुलेशन ज्यादा हो तो वो डिविडेंड होता है। डिविडेंड एक तरीके से लाभांश कहते हैं हिंदी में, लाभ यानी कि प्रॉफिट होगा। यानी डेमोग्राफी मोस्टली जनगणना की बात करें अधिक जनसंख्या का होना नेगेटिव होगा किसी भी देश के लिए, लेकिन अगर वो जनसंख्या में युवा ज्यादा हैं तब उस केस में याद रखना वहां पर क्या हो जाएगा सर, वहां पर हो जाएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। नहीं मेरे भाई नहीं बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट वाले में नहीं बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट वाले में 15 टू 59 होगा। अब एक बार प्लीज चेक कर लीजिए और एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूंगा, 15 टू 59 होगा अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एक एक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी 91 की पॉलिसी। अब देखिएगा ध्यान से, अभी लिखना नहीं है, बात सुननी है। जब देखो 1948 वाली पॉलिसी आई तो हुआ क्या, क्योंकि हमारे देश की पहली पॉलिसी थी और जो देश के पहले मिनिस्टर थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे पहले, उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको देखो ये याद रखना है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप चीजों को समझ कर चलें। क्योंकि देखो देश की जो पहली कैबिनेट बनी थी, जो पहला मंत्रिमंडल बना था 1947 में जब नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया था उस समय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देश का पहला वित्त मंत्री कौन था, देश का पहला गृह मंत्री कौन था, देश का पहला रक्षा मंत्री कौन था, ये जो पूरी लिस्ट है ना ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये जीके के रूप में सवाल बनते हैं और उसी में एक नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के रूप में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम। जब हम बजट पढ़ते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम हमारा पहला आ जाता है उसमें, जिनका नाम आपको याद रखना है कि जो पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का आर के शनमुगम चट्टी थे जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो पहली जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो सुना 1948 में लेकर आए थे 6 अप्रैल को। यहां डेट इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, 6 अप्रैल 1948 को लेकर आए थे। अभी लिखना नहीं। अब यहां पर क्या करा गया था, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रोटेक्ट किया गया था। यानी ये कहा गया था कि इनको केंद्र सरकार ही चला सकती है, केंद्र सरकार ही बना सकती है और कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे थे जिनको प्राइवेट सेक्टर के लिए किया गया था, कुछ ऐसे थे जिनको कहा गया कि सरकार और प्राइवेट मिलकर ही चलाएंगे, ये दोनों को मिलाकर चलानी होंगी और बाकी को छोड़ दिया गया। अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट बात यह है सर, जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो क्या है देखो, क्योंकि यहां पर 3 ऐसे उद्योग थे, 3 ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको कहा गया कि सिर्फ सरकार ही चलाएगी और वो भी केंद्र सरकार ही चलाएगी। 6 ऐसी थी जिनके बारे में यह कहा गया कि उनको सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर चला सकते हैं, और बाकी 18 ऐसी थी जिनको प्राइवेट के लिए डिफाइन किया गया था। अब यहां से संख्या को ध्यान से समझना, 3, 6 और 18 यानी कि 27 इंडस्ट्री के बारे में, 27 के बारे में तो डिफाइन कर दिया गया था कि ये सरकार की होंगी, प्राइवेट की होंगी या दोनों मिलाकर चलाएंगे। इसके अलावा जितनी बच गई उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, वो कोई भी कर सकता था, वो अदर्स के लिए छोड़ दी गई। अब आपके एग्जाम में देखो क्या बनता है। पहला सवाल तो ये कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1948। कौन लेकर आया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया इंडस्ट्री को, 4 पार्ट्स में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कितनी सिक्योर की गई, 3, और उन 3 में से हमेशा एक नाम गलत ऐड करके पूछेगा इनमें वो कौन सी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रोटेक्ट नहीं की गई थी। तो वो 3 में क्या क्या थी मैं आपको समझा दूं। जैसे ये कहा गया इस 3 में कि रेलवे, ये जो रहेगा वो सिर्फ केंद्र सरकार का रहेगा। एटॉमिक एनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा है, ये सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहेगा, ये प्राइवेट भी नहीं होगा, दोनों मिक्स करके भी यूज नहीं कर सकते। और एक रखा गया आर्म्स एंड इम्यूनिशन, यानी कि गोला बारूद और हथियार। ये पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तीनों ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिक्योर किए गए थे। इसके अलावा बाकी 6 भी नहीं पूछता, 18 भी नहीं पूछता है, बाकी कोई नाम आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसी तरीके से फिर क्या हुआ, जब 1956 की पॉलिसी आई, 1956 की पॉलिसी आई, तो यहां पर 3 पार्ट्स किए गए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी।
अब ध्यान से डिफरेंस समझना। सर 1948 में कितने भाग बनाए गए? 4 पार्ट्स बनाए गए, 4 भाग में डिवाइड किया गया। लेकिन 1956 में कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3। और ये कहा गया शेड्यूल ए के अंदर टोटल 17 होंगी, और ये 17 वो होंगी जिनको सरकार के द्वारा सिक्योर किया जाएगा। 12 वो होंगी जो प्राइवेट के द्वारा होंगी लाइसेंस लेने के बाद, प्राइवेट की होंगी लेकिन लाइसेंस लेकर, और बाकी जितनी बच गई वो सारी की सारी प्राइवेट होंगी और उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। यानी कि अब की बार फिर से कितनों को डिफाइन किया गया सर? अब की बार 29 को डिफाइन किया गया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी है? सबसे आखिरी पॉलिसी 91 की थी जो, उसमें गवर्नमेंट के लिए 2 सिक्योर की गई थी, लेकिन अब उसमें से सिर्फ एक बची है गवर्नमेंट के लिए, और एक उसमें से भी चेंज कर दी गई। अभी वो एकमात्र जो बची है वो है एटॉमिक एनर्जी, और दूसरी रेलवे थी। आप जानते हैं रेलवे में अब प्राइवेटाइज हो चुका है, यानी वो अब सरकार और प्राइवेट दोनों की कैटेगरी में जा चुकी है। इसलिए आप कहेंगे कि सर अब यहां 29 को डिफाइन किया गया कि 17 तो वो अब 3 की जगह 17 कर दी गई सरकार के पास, 12 वो जो प्राइवेट की होंगी लेकिन लाइसेंस लेकर शुरू होंगी, जैसे कि तंबाकू वगैरह होते हैं इनको लाइसेंस लेकर शुरू करेंगे, और बाकी विदाउट लाइसेंस सरकार शुरू, प्राइवेट वाले शुरू कर सकते हैं। बस इसी तरीके के सवाल एग्जाम में होंगे। आप जानते हैं कि मैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी क्लास में ही कराता हूं, उसके लिए कोई अलग से आपको बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपका पहला काम है आप इन 5 लाइंस को एक बार मेंशन कर लीजिए, एंड देन वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस शुरू करेंगे। एक बार नोट करें और डन का कमेंट करें जल्दी से। चलिए भाई, यहां तक की बात कंप्लीट है, डन है। ये 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी का डिस्कशन क्लास में करना है, इसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट पॉलिसी। सभी लोगों का डन आ रहा है भाई यहां तक? ये टाइम याद रखना है। अब पहली पॉलिसी को बहुत आराम से नोट कर लीजिए, और ये भी लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। इसे 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लेकर आए थे। ऑल इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड और डिवाइड इन 4 कैटेगरीज। सभी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। इंडस्ट्रीज इन 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला है 3 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और उन्हें कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और आर्म्स एंड इमिशन, यानी रेलवे, परमाणु ऊर्जा और गोला बारूद और हथियार जो होंगे। बाकी 6 बेसिक इंडस्ट्रीज होंगी जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों चलाएंगे। 18 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होंगी जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की होंगी, और बाकी सबको अदर्स में काउंट किया जाएगा। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ये पहली स्लाइड थी आपकी, और अब हमने सेकंड स्लाइड की ओर मूव कर दिया भाई। तो आपने पहली स्लाइड को समझा था जिसके अंदर आपने सिर्फ ये 5 लाइंस मेंशन करनी थी कि कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस वर्ष में लाई गई है। उसके बाद हमने पहले को एक्सप्लेन किया है, इससे ज्यादा की जरूरत आपको किसी भी एग्जाम के लिए नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, इसे नोट कर ले भाई, डन का कमेंट कर दे।
चलिए भाई, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड है भाई। तो 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे। तभी इंडस्ट्रीज 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, रणनीतिक उद्योग, जिसमें 3 को शामिल किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होंगे। रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और आर्म्स एंड इम्यूनिशन। चलिए, डन है भाई, यहां तक सभी का एक बार कमेंट कर दें। चलिए, श्रुति, रागनी, अंजलि, शिरोद्र, एवरीवन सर डन है यहां तक। स्ट्रेटेजिक, बेसिक, इंपॉर्टेंट, ये 3 मेन कैटेगरी, उसके अलावा बाकी सबको अदर इंडस्ट्रीज कंसिडर किया गया। चलिए, डन है सर। अच्छा, अब दूसरे में क्या बताया मैंने, आप मुझे बताओ जल्दी से। मैंने क्या बताया, देखो ध्यान, 1956 में क्या, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले में 17, दूसरे में 12 और तीसरे में बाकी सबको रखा गया। ध्यान से सुनना भाई। तो अब आप कहेंगे सर तीसरे वाले में क्या हुआ, देखो ध्यान से। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 में लाई गई, औद्योगिक नीति 1956 में लाई गई, इसको लॉन्च किया गया पीसी महालोनोबिस के द्वारा। और इसमें इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इंडस्ट्रीज इन 3 कैटेगरीज। सारी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। और वो 3 कैटेगरीज में क्या है, शेड्यूल ए, जिसमें 17 होंगी और सारी केंद्र सरकार द्वारा होंगी। शेड्यूल बी, जिसमें 12 होंगी और प्राइवेट के द्वारा शुरू की जा सकती है लाइसेंस लेकर। और शेड्यूल सी, जिसमें बाकी सारी बच गई, वो सभी होंगी जो प्राइवेट सेक्टर। एक्चुअली 1956 की नीति में ही ना सरकार ने आधिकारिक तौर पर चुना था। सर यूकेपीएससी जो लेक्चरार के फॉर्म आया है, मैं दिल्ली से हूं, बिल्कुल उसको एक बार देखना पड़ेगा। यूकेपीएससी लेक्चरार मुझे किसी ने पेपर भेजे भी हैं आप में से, तो उसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या आप उसमें अदर स्टेट्स के लोग अप्लाई करेंगे या नहीं, तो एक बार मैं उसे क्रॉस चेक कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे भाई। तो उसे क्रॉस चेक करेंगे हम एक बार, यूकेपीएससी लेक्चरार के लिए जो आया है। चलिए, पहले इसको डन करिएगा।
चलिए, बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रागिनी, आप दिल्ली से हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप यूके पीएससी का, और मैं तो कहूंगा आप सभी लोग देखो ट्राई क्या करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप कहां से रिलेट करते हो, अगर किसी भी राज्य के फॉर्म के अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो सिर्फ उस स्टेट के लिए ही है, तो फिर तो आप फिल कर सकते हैं ना उसे। तो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तो आप कहीं से भी अगर आप लेक्चरार लग जाते हैं, तो लेक्चरार का लगना ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप लाइफ में सिक्योर हो जाएंगे कम से कम। इस कोशिश को करें कि आप एग्जाम दे रहे हो यहाँ पर, और मैं इसके लिए अलग से कुछ क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, यहीं से होंगी। मैं आप लोगों के लिए वो जो यूके पीएससी वाला था अमन, मैं वो एक बार चेक कर रहा था कि भाई आप लोग फिल कर सकते हैं या नहीं, तो सभी कर सकते हैं उसमें। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, 1947 और 1980, क्योंकि मैंने कहा ये तीनों जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो 91 वाली है सर। अब देखो जो 77 की पॉलिसी आई थी, उस 77 की पॉलिसी में क्या करा गया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं हमारी, जिन्हें स्मॉल स्केल कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, यानी सिंपल वर्ड्स में कहूं तो लघु उद्योग कहते हैं या टिनी उद्योग कहते हैं जिन्हें, इन पर बहुत फोकस किया गया, पूरा का पूरा फोकस यही था। वैसे आजकल एमएसएमई कहते हैं इन्हीं को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता है, एमएसएमई कहा जाता है, जिन्हें पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। बिल्कुल बीपीएससी हो जाए। चलिए, अच्छा, इसके बाद अगर आप 1980 के बारे में बात करें, तो 1980 की पॉलिसी में मॉडर्नाइज करने पर पूरा फोकस किया गया था कि चीजों को हमें, जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें मॉडर्नाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल होगा, इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना है और साथ में टेक्निकल एडवांसमेंट करना है, और टेक्निकल एडवांसमेंट करना है। ठीक है, तो टेक्निकल एडवांसमेंट करने पर फोकस था, और यहां पर स्मॉल स्केल पर। मैंने कहा ये दोनों बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा हमारे एग्जाम का टारगेट रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई, वो 91 का है। क्योंकि जितनी देर इन सबको पढ़ने में लगेगी, लगभग उससे 2 गुना ज्यादा टाइम इस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे किसकी, एलपीजी के बारे में, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। उससे पहले आप लोग एक बार इसको फाइनली और मेंशन कर लें कि यहां पर कि जो फोकस किया गया था वो किसका था, टिनी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कुटीर उद्योग, जिन्हें गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, उनको टारगेट था। जिसमें टिनी यानी सबसे छोटे उद्योग जो होते हैं, उसके लिए 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट लिमिट थी। और जो 80 वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल एडवांसमेंट वगैरह का हिस्से रहेगा, और उसमें आधुनिकीकरण की जो बात की गई, तो फिर जो टिनी इंडस्ट्रीज थी सबसे छोटी, उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। इसे नोट कर लें एक बार, और फिर आगे बताएं मुझे कि तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं। चलिए, ठीक है भाई। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 की जो है, उसका फोकस था टिनी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर, और 1980 वाले का फोकस था मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल एडवांसमेंट, मशीनीकरण यानी मशीनरी को टारगेट किया गया था। चलना भाई, ये दोनों कंप्लीट है। अब मैं आपको समझाता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है। देखो भाई, अब जरा ध्यान से समझना। अब जो 5वीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, सबसे ज्यादा सवाल देखो यहीं से आते हैं। इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ध्यान से सुनना भाई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसे आप हिंदी में कहोगे
नई औद्योगिक नीति। क्या कहोगे इसे? नई औद्योगिक नीति 1991। या इसी के लिए देखो एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1991। इसी के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है एग्जाम में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी आर्थिक सुधार। यानी इकोनॉमी में जो सुधार किए गए, आर्थिक सुधार 1991। या इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी नीति अब ये जो सारी टर्म्स है ना, वो एक ही वर्ड के लिए इस्तेमाल होती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। अब पहला सवाल ये है कि इसको कब लाया गया था। ये लॉन्च की गई थी ऑन 24 जुलाई 1991। और याद रखना, ये जो 24 जुलाई 1991 का दिन है, जिस दिन इस पॉलिसी को, इस नई पॉलिसी को लाया गया था, इस दिन को कहा जाता है गोल्डन डे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस दिन को हम क्या कहते हैं? गोल्डन डे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का सुनहरा दिन इसे लिखा गया है, क्योंकि इसके बाद इंडिया की तस्वीर, तकदीर दोनों बदल गए। क्योंकि इंडिया में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो लगभग इस दिन के बाद से हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सुनहरा दिन। गोल्डन डे ऑफ इंडियन इकोनॉमी इस दिन को कहा जाता है। अच्छा, एक और बात याद रखना, इस दिन अगर पूछे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि पूछता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे सर? पीवी नरसिम्हा राव। और जो पीवी नरसिम्हा राव हैं, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर एग्जाम में पूछ ले ये कौन है नरसिम्हा राव के बारे में, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि इन्हीं प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक, के जनक है ये। अच्छा, अगर पूछे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इस समय, तो याद रखो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो वित्त मंत्री थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने हमारे, वो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है द फ्रंटियर ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। इनके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? द फ्रंटियर ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। भारतीय विकास का अग्रदूत कहा जाता है इन्हें। भारतीय विकास का अग्रदूत, यानी भारत में विकास की शुरुआत करने वाले, भारत में विकास लेकर आने वाले अग्रदूत वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। दिन था 24 जुलाई 1991 का, जब लाई गई नई आर्थिक नीति 1991 की। अब यहां पर एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए कि सर ये एलपीजी जो टर्म लाया गया, ये किसको रिप्लेस करके लाया गया और इसके पीछे क्या मीनिंग थी। देखो ध्यान से सुनना, अभी उसके बाद लिखवाऊंगा। यहां पर ये हम कहते हैं कि जो एलपीजी टर्म आई थी ना, एलपीजी पॉलिसी रिप्लेस्ड टू
LPQ या LQP भी कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, LPQ पॉलिसी। अब देखो यहां से आपको याद रखना है, वो ही कह रहा है कि पहले की पॉलिसी को हम LPQ कहते थे, बाद की पॉलिसी को LPG कहते हैं। मैं आपको समझा दूं LPG क्यों कहते हैं। LPG का मतलब है L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। ये इसको रिप्रेजेंट करती है टर्म LPG। अच्छा, हिंदी में कहें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीन शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीनों वर्ड याद रहेंगे आपको, और वैश्वीकरण, ये तीनों शब्द इसके लिए इस्तेमाल होंगे। बात क्लियर है। एक साल लगभग CDS के लिए, एक साल अमर भाई। चलो, अच्छा, अब कहोगे सर इससे पहले जो पॉलिसी वो LPQ कहलाती थी, जो उसका क्या मतलब था। L का मतलब था लाइसेंस, P का मतलब था परमिट, हर चीज पर परमिट था, और Q का मतलब था कोटा। वो पहले या बाद में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। यानी बात वही है कि हर चीज को कहते हैं ना, लाइसेंस राज था हमारे देश में, यानी हर काम का लाइसेंस या परमिट या कोटा सिस्टम चलता था, यानी एक लिमिट सिस्टम कहते हैं जिसे। ये जो टर्म चलती थी ये बदल कर हो गई LPG टर्म हो गई। यानी जब ये LPG आई है, जो नई पॉलिसी आई है, वो किसको ज्यादा प्रमोट करती है। देखो जो पुरानी पॉलिसी थी, जो LPQ पॉलिसी थी ना, पुरानी वाली पॉलिसी थी, जो ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो पुरानी वाली थी, यानी बिफोर 1991, ध्यान से समझना बात को मेरी, जो पुरानी वाली पॉलिसी थी, जो अप टू 1990 तक हमारे देश में पॉलिसी चल रही थी, इकोनॉमी पॉलिसी, वो बताओ सरकार को ज्यादा करती थी। बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी बात, एक एक बात समझ में आएगी। आप मुझे बताओ कमेंट करके कि जो पुरानी वाली पॉलिसी थी वो सरकार को ज्यादा टारगेट करती थी, और जो नई वाली पॉलिसी है जो 91 में लाई गई है, वो किसको ज्यादा टारगेट करती। ध्यान से समझना, हम यहां पर एक बात डिफाइन करते हैं कि जो 1991 की पॉलिसी है और उसके बाद जो हमारे पास नई नीति चल रही है, ये कहते हैं कि प्रो प्राइवेट है। प्रो प्राइवेट का मतलब है कि ये प्राइवेट को ज्यादा टारगेट करती है, इसे हम प्रो प्राइवेट पॉलिसी कहते हैं। और जो पुरानी वाली पॉलिसी थी उनको हम बोलते हैं प्रो पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि वो जनरली तौर पर पब्लिक सेक्टर को यानी सरकारी को ज्यादा महत्व देती थी। मेरी बात समझना, मोस्टली क्वेश्चन कितने मंथ के आते हैं मैंने बताया आपको, एक साल के अंदर की करंट अफेयर्स उसमें आपको पढ़नी पड़ती है। यानी कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि जनरली तौर पर पुरानी पॉलिसी में सरकारी चीजों का, सरकारी का महत्व बड़ा था, लेकिन जो नई पॉलिसी आई है उसके बाद, क्योंकि उसमें एक टर्म यूज की गई प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब यह है प्राइवेट की पॉलिसीज जो है वो बढ़ गई। पुरानी पॉलिसी में गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल था, सरकारी क्षेत्र की बात ज्यादा थी। प्रो पब्लिक का मतलब है सरकारी सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन जो नई वाली पॉलिसी उसमें निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया, को महत्वपूर्ण माना गया। ये डिफरेंस आपको समझना है। बिल्कुल नहीं भाई, अभी नहीं दे सकते, फिर निशा अभी नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए। तो ओल्ड एंड न्यू ये दोनों पॉलिसी आपको याद करनी है। पहले क्या कहते थे, लास्ट में क्या कहने लगे, वो आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक एक करके ये बात समझना कि ये लिबरलाइजेशन क्या था, प्राइवेटाइजेशन क्या था, और ग्लोबलाइजेशन क्या था, और ये क्यों लाया गया था। देखो तीनों वर्ड्स का पहले मीनिंग समझना, फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो जो लिबरलाइज शब्द है, लिबरलाइज वर्ड बना है लिबर्टी से, आजादी से। लिबरलाइज वर्ड किससे बना है, लिबर्टी से बना है। प्राइवेटाइज बना है प्राइवेट से, और ग्लोबलाइज वर्ड बना है ग्लोब से। अब इन तीनों टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या सीखने को मिलेगा सर, ग्लोब यानी ग्लोबलाइजेशन जो बना वो यहां से बना है ना भाई। चलो, ग्लोब का मतलब है पूरी दुनिया के लिए ग्लोब होता है, और ग्लोब का मतलब है
विदेशों से व्यापार करने को लेकर, कि विदेशों से व्यापार करें या ना करें, इस बात को लेकर हम पॉलिसी जब बनाते हैं और विदेशी व्यापार को जब बढ़ावा देंगे तो एक्सपोर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे, विदेशी व्यापार पे जो प्रतिबंध लगे होंगे उनको हटाएंगे भी, इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देंगे। जैसे अभी आप बार बार पढ़ रहे हो कि भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है वो सिंगापुर के थ्रू आता है। अच्छा, विदेशों से व्यापार की बात होगी। प्राइवेट में क्या होगा कि सरकारी को बदल के प्राइवेट की ओर जाना होगा, सरकारी में कमी करनी होगी। जब आप सरकारी में कमी करोगे तो वो प्राइवेट की ओर चला जाएगा, यानी प्राइवेटाइज करने की बात चलेगी उसमें। और लिबर्टी का मतलब है जो हमारे उद्योग, जो हमारी इंडस्ट्री हैं, उनको लाइसेंस से मूव कर दिया जाए, इंडस्ट्री को लाइसेंस से फ्री किया जाए, यानी लाइसेंस की जरूरत ना पड़े। अब जब लाइसेंस से फ्री कर दिया जाएगा, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लिबरलाइज हो जाएगा वो। और बेसिक तौर पर लिबरलाइज होने के बाद क्या होगा कि सर ज्यादा लोग अब बिजनेस की शुरुआत कर सकेंगे, वहां लाइसेंस या परमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ज्यादा लोगों को यहां पर ऑब्वियस है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है कि जब आप विदेशों को कुछ बेचते हैं, विदेशों में कुछ बेचते हैं वो एक्सपोर्ट करना कहलाता है, विदेशों से जब कुछ खरीदते हैं तो वो इंपोर्ट करना कहलाता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दोनों टर्म्स हमारी फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल या ग्लोबल ट्रेड जो वर्ड है हमारे, उससे रिलेट करती हैं। तो आपने कहा सरकारी में कमी करने से प्राइवेट आता है। अब हमने क्या करा, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए 5 उद्योग छोड़कर बाकी सबका लाइसेंस खत्म कर दिया, यानी बाकी कोई भी काम करने के लिए आपको लाइसेंस नहीं लेना होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराकर आप अपना बिजनेस शुरू करोगे। लाइसेंस में काफी वक्त जाता है, कई बार कई वर्ष का भी समय लग जाता है। लाइसेंस लेने के लिए आपको सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज हैं जिनका चाहिए, बाकी का लाइसेंस मूव कर दिया गया। इससे क्या हुआ, लिबरलाइज हो गया। सरकारी धीरे धीरे कम करने लगे, सरकारी कंपनियों के शेयर बेचने लगे और उन कंपनीज को में प्राइवेट को बढ़ाने लगे। मैंने कहा सिर्फ 2 कंपनियां छोड़ी गई जो सरकार के लिए रहेंगी, बाकी सब में प्राइवेटाइज होगा। और विदेशों से व्यापार करने को बढ़ावा दिया गया, ये लिबरलाइज हुआ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है भाई। इससे पहले आपने ये स्लाइड डन कर ली हो तो मुझे एक बार यस का कमेंट कर दो, और इससे पहले ये वाली एक बार मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। आप इसे अगर नहीं लिखा अब तक तो जरूर लिख लेंगे भाई। चलिए भाई, बिल्कुल लेंगे। अब देखते हैं भाई, तो ये वाला भी डन होगा यहां तक, एक बार लिखना। ये प्रो प्राइवेट कहलाती है, यानी प्राइवेट को इंपॉर्टेंस दी गई हो जिसमें। तो पुरानी पॉलिसी को एलपीक्यू और नई पॉलिसी को एलपीजी कहा जाता था। ये वाला भी डन होगा लगभग, इसमें कोई बहुत ज्यादा लाइंस नहीं थी और आपने लगभग मेंशन कर लिया होगा। अब देखते हैं भाई वो कौन कौन से थे। देखो जो 5 उद्योग जिनको छोड़ दिया गया था, अब आप इस बात को मेंशन करेंगे मेरे साथ। वो जो 5 उद्योग जिनको छोड़ दिया गया था स्पेसिफिकली इसलिए कि उनको सिर्फ लाइसेंस लेकर ही शुरू कर सकते, बाकी को खत्म किया गया। तो जो रिमूवल ऑफ बैरियर यानी लाइसेंस राज था जो हमारा, वो समाप्त करने को उदारीकरण कहते हैं, जिसमें शराब, तंबाकू, डिफेंस इक्विपमेंट, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और ड्रग्स, दवाइयां, इन 5 उद्योगों का लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, बाकी सबका लाइसेंस नहीं रहेगा। चलिए भाई, अशोक भाई, चलिए भाई डन करिएगा इसे जल्दी से।
एक बार इसे डन करें। उदारीकरण का अर्थ क्या होगा? एक बार देख लीजिए और डन कर दीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? डन है, एक बार जल्दी से यस कह दो। अब इसे नोट करेंगे भाई, वो 5 कौन कौन से हैं सर जिनका लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, बाकी के लिए लाइसेंस सिस्टम रिमूव कर दिया गया। इसे डन करें एक बार जल्दी से। चलिए भाई, तो 5 कौन कौन से हैं? एल्कोहल एंड टोबैको, डिफेंस इक्विपमेंट, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और मेडिसिन। इन 5 को छोड़कर। देखते हैं भाई। अब देखना भाई, यहां पर सिर्फ 5 उद्योग छोड़कर, हिंदी में इस बात को मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पर चाहो तो आप लिख सकते हो, 5 उद्योग छोड़कर बाकी का लाइसेंस रिमूव कर दिया गया। और ये वो 5 हैं। डन है भाई, यहां तक सभी का कमेंट आ रहा है। ठीक है, अब देखो प्राइवेटाइज में क्या करा गया। सरकार ने सिर्फ 2 इंडस्ट्री को रखा अपने पास, कि रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। ये दोनों तो केंद्र सरकार की रहेंगी, इसके अलावा बाकी सब में डिसइन्वेस्टमेंट होगा, यानी सरकार की हिस्सेदारी को बेचा जाएगा, कम किया जाएगा। जिसके लिए 1996 में डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन भी बनाया गया, ताकि डिसइन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसको सुझाव दे सकें। लेकिन अब ये काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट करता है वित्त मंत्रालय में। यानी डिसइन्वेस्टमेंट तो हो रहा है सर अभी भी, पहले उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बना था, अब उसके लिए डिपार्टमेंट बना दिया गया। 2 को छोड़कर बाकी सब में प्राइवेटाइज किया जा सकता था, यह बात कही गई थी सरकार के द्वारा, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी के अंदर।
तो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे सरकारी सेक्टर एंटरप्राइजेस में, यानी उनके शेयर होल्डिंग को सेल करेंगे, उसको बेचेंगे। डिफेंस भी तो होगा नहीं भाई, डिफेंस नहीं होगा, डिफेंस नहीं होगा इसमें, ठीक है। जो पूरी तरह से इंडस्ट्रीज की बात हो रही है भाई, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आर्म्स वगैरह बनाने हैं डिफेंस के अंदर, जो हथियार वगैरह बनाने हैं, वो तो आप प्राइवेट भी बना सकते हैं। बात समझिएगा, डिफेंस इक्विपमेंट आपका इसमें आएगा। यहां पर लिखा है ना डिफेंस इक्विपमेंट, जो रक्षा उपकरण होंगे, जो हथियार वगैरह बनेंगे, वो प्राइवेट कंपनीज बना सकती है लाइसेंस लेकर, ठीक है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। और अभी जो है डिफेंस, वो डिफेंस इंडस्ट्रीज, उसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। 100% जो सिर्फ केंद्र सरकार ही करे, ये दो ही होंगी, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी, ये सिर्फ दो ही होंगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई अशोक, बहुत आराम से आएगा, आप टेंशन मत लीजिए अमित। मैं बिल्कुल एक एक बात जहां जहां जरूरी होता है ना, मैं वहां पर आपको बताकर चलूंगा। एक अगली बात समझते हैं सर, पहले इसको डन कर लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। एक बार इसे डन करिए भाई। चलिए भाई अशोक, डीआईपीएम अब एक डिपार्टमेंट है। देखो हमारा जो वित्त मंत्रालय है, मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा, बार बार इस बारे में बात होगी। जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो 6 डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। जैसे एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसका काम टैक्स कलेक्शन का होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, बजट बनाता है। इसी तरह एक डिपार्टमेंट है वित्त मंत्रालय में, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। इसकी जिम्मेदारी है कि सरकार को कहां कहां कितना डिस इन्वेस्टमेंट करना, यानी जैसे अभी रिसेंटली सरकार ने एयर इंडिया को सेल किया था, यानी कुछ वर्ष पहले ही सरकार ने एलआईसी के अंदर कुछ परसेंट शेयर सेल कर दिए हैं। अभी सरकार कुछ बैंकों के अंदर जो सरकार की हिस्सेदारी है, उसको सेल करने की बात करें, तो ये डिसाइड करना कि कौन सी कंपनीज की इंडस्ट्री के अंदर कितने शेयर्स गवर्नमेंट को सेल कर देने चाहिए, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी अब इसकी है। पहले कमीशन था, अब वो एक डिपार्टमेंट हो गया है। इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है डिसइन्वेस्टमेंट। नाम से क्लियर है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट, दोनों इसी के लिए इस्तेमाल होंगे। चलिए एक आखिरी बात और सुन लीजिए बस, एक लास्ट बात है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब मैंने आपको बताया है, क्योंकि ग्लोबलाइज जो शब्द होगा, इसका अर्थ क्या होगा, जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन, इसका अर्थ क्या होगा। मैंने कहा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। क्योंकि देखो 91 से पहले तक इंडिया जो है वो फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता था। लेकिन 91 के बाद क्या हुआ सोचो, मैं यहां लिख रहा हूं भाई, ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण कहते हैं। यानी वैश्वीकरण। अब इसका मतलब आप बताओ कि इसमें आप कह सकते हो सर, यहां पर सरकार ने क्या करा है, जो फॉरेन ट्रेड है उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे, उनको हटाने की कोशिश की है। यहां पर रिमूवल ऑफ बैरियर फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उस पे जो लगे प्रतिबंध हैं उनको हटाना। उस पे लगे प्रतिबंध को हटाना, या ये कह सकते हो प्रमोट फॉरेन ट्रेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ग्लोबलाइज का मतलब क्या है, इसका मतलब है विदेशी व्यापार। क्या, निर्यात आयात को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। जब आप इन दोनों को बढ़ावा देते हैं,
इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, इंकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी दूसरे देशों के साथ लेन देन करने को बढ़ावा दें, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना। यानी टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विस, कैपिटल, टेक्नोलॉजी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब व्यापार करना है किसी भी तरीके से विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। विश्व के अन्य देशों से वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक का लेन देन करना। जब आप इन चीजों का आदान प्रदान करते हो, लेन देन करते हो, उसको ग्लोबलाइज करना कहते हैं। सबका मीनिंग लगभग एक ही जैसा निकल कर आएगा, विदेशी व्यापार बढ़ना चाहिए, जिससे उसे ऐसा कहा जाता है कि सर इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो आपने कहा एक लिबरलाइज भी किया, प्राइवेटाइज भी किया और ग्लोबलाइज भी किया। ये तीन काम जो किए गए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन काम किए गए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हो जाएगा अमन भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस लेवल पर पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम दे जाओ इसके अलावा भी, तो भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिहार दरोगा भी दे दीजिए, सीडीएस भी दीजिए, बिहार एसआई का आएगा जब, और बिहार कांस्टेबल भी आए, बिहार का कोई सा भी आ जाए आप सब दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए भाई, तो विश्व के अन्य देशों से कोई भी प्रकार का लेन देन करना, अब ये चीजें जो आती हैं ये सब कुछ हमारा आता है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। एक लास्ट बात थी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करा रहा हूं भाई, क्योंकि क्वेश्चन कराना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस कराना। अब देखिएगा मेरे साथ, सवालों को ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं सर, कुछ सवाल जो हैं इससे रिलेटेड वो मैं आपको कराता हूं और आप मुझे उसके आंसर करके बताइए कि कितनी बात आपको समझ में आ गई इससे रिलेटेड। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। जैसे देखेंगे ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल एक सवाल मैं आपको दूंगा, पहले आप बहुत आराम से उस सवाल को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी क्षेत्रों में से किस एक को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक है? यानी कौन सा एक है जिसके लिए लाइसेंस लेना नहीं चाहिए, आवश्यक नहीं है, उस एक को छोड़कर। कौन सा एक होगा जिसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता लगता है नहीं होगी सर? तो वो है यहां पर क्लोथ, यानी कपड़ा। यानी कपड़ा वो है जिसके लिए कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत शायद नहीं होगी। ठीक है ना भाई? बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव का है पार्ट, ये याद रखना। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? विनिवेश आयोग जो बनाया गया था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो भारत में विनिवेश आयोग बनाया गया था
मैंने बताया 1996 में की गई थी और जीवी रामकृष्णा उसके अध्यक्ष थे। किस औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? बिल्कुल टिंकल, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आराम से होगा। चलिए, नई औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों की बात जो की गई वो किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की गई थी? लघु उद्योगों की बात किस पॉलिसी में की गई थी? तो आपको याद है, लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टिनी और कॉटेज, इन सब के बारे में 77 की पॉलिसी में कहा गया। 1991 की जो नई औद्योगिक नीति आई थी उसमें क्या शामिल नहीं था? इनमें से वो क्या है जो उसमें शामिल नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रोटेक्शन जैसा कोई शब्द उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था। भारत में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस वर्ष में घोषित की गई थी? जब पहली बार लाई गई थी तो 1948 में। ये तो मैंने बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने करा देता हूं। चलिए चलिए, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है गांव में स्पेसिफिकली, उनके बारे में सोच के बताना है आपको। तो आप कहेंगे सर उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, गांव में ज्यादा संसाधन नहीं चाहिए। ये भी नहीं कि सोच सकता, ये कह सकते कम पैसे में और अपने संसाधन से। गांव में जितने उद्योग लगते हैं वो अपने संसाधन से पूरे होते हैं। चलिए, इनमें कौन सा ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं करता? बताइए, इसमें कौन सा ग्लोबलाइजेशन से रिलेट नहीं करता है? ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात नहीं होती है किसमें? तो याद रखना, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट, ये ग्लोबलाइजेशन में नहीं आता सर, ये प्राइवेटाइजेशन में आता है। ध्यान रखना, मैंने सवाल पूछा है, ग्लोबलाइजेशन में नहीं आता, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन में आता है सर। इंपोर्ट के बारे में बात हो, इंपोर्ट के बारे में बात हो, फॉरेन के बारे में बात हो, ये सब ग्लोबलाइज में आते हैं। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था वो आता है किसमें? प्राइवेटाइज में। कौन सा उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन और भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से रिलेट नहीं करता? देखो, ये दोनों टर्म्स में, एक में लाइसेंस की बात हो रही है और एक में व्यापार की बात हो रही है, लेकिन इसमें गरीबों की मदद की बात कोई नहीं हो रही है सर। व्यापार की बात हो रही है, उत्पादन करने की बात है, रोजगार जनरेट करने की बात है, लेकिन गरीबों की मदद वाली बात इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है।
1991 की नीति के बाद, उदारीकरण आने के बाद क्या हुआ है? 18 के आंसर में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, मैं 18 का आंसर आपको दोबारा से बताता हूं। ध्यान, 18 तो कराया ही नहीं अभी मैंने, तो एक बार इसे चेक करेंगे भाई, एक बार चेक करना, शायद कोई और से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो। पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, क्या लगता है 1991 के आने के बाद क्या हुआ होगा? आप खुद अंदाजा लगाइए सही और गलत के बारे में। तो आप कहोगे सर इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़ा है, एफडीआई बड़ा है, फॉरेन रिजर्व, जीडीपी में कृषि का अंश कम हुआ है। याद रखो, व्यापार बढ़ने से, एफडीआई बढ़ने से, कृषि तो डोमेस्टिक मामला है ना, वो कम होगा, कृषि कम होगा, बाकी सब कुछ बढ़ गया, भारत का विदेशी भंडार भी बढ़ गया है। ये सवाल धीरे धीरे आपके कंप्लीट होते हैं, क्योंकि अभी आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्या टर्म नजर आती है इनमें से? चलिए, तो इसमें देखो, एक्सचेंज रेट की बात भी हो गई, इंपोर्ट की बात हो गई, फॉरेन की बात, ये सारी बातें सही लग रही है सर। इंपोर्ट को लिबरलाइज कर दिया ताकि इंपोर्ट बढ़े यहां पर, फॉरेन कैपिटल इसके ओपन कर दिया कि विदेशी पैसा आना शुरू हो जाए, और एक्सचेंज रेट का मतलब होता है सर एक करेंसी और दूसरी करेंसी के बीच का संबंध। चलिए, एक सेकेंड। सरकार ने विनिवेश करने के लिए वो कौन कौन सी परियोजनाओं को शामिल किया था, ध्यान से देखना। आपने कहा जो बहुत कम फायदे में थे, वो भी जो प्राइवेट से नहीं कर पाए, सारे, ये सारी कंपनीज थी जिनको सरकार ने कहा था हम प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेंगे। नई पॉलिसी में किस पर ज्यादा फोकस किया गया था? किस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया था, बताइए मुझे। अमन, बिल्कुल बताया मैंने भाई, सब बातें बताई हुई हैं आपको। देखो, ये सवाल वही हैं। अब मैंने आपको ये बताया ना विनिवेश करने के बारे में, तो विनिवेश किसका होगा सर? उनका होगा जो लॉस में होंगी या बहुत कम प्रॉफिट में होंगी, जो कंपीट नहीं कर पा रही। कुछ चीजों को एमसीक्यू करने से भी समझ में आती हैं। और बताओ, नई पॉलिसी जो आई थी वो किसको ज्यादा टारगेट कर रही थी, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी सर? प्राइवेट सेक्टर को। जो नई पॉलिसी है वो किसको ज्यादा फोकस कर रही थी?
प्राइवेट को। कौन सा डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर बताना मुझे, वैश्वीकरण को लेकर सही बात नहीं है, इसमें वैश्वीकरण से रिलेट नहीं करती है। किसके बारे में बात की जाए जो वैश्वीकरण से रिलेट नहीं करती है? तो आपने कहा जी इसमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं आता, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करना निजीकरण में आता है। सवाल में वैश्वीकरण पूछा है तो यह नहीं आएगा इसमें। ठीक है। सुधार करने के बाद जो व्यापार नीति में सुधार हुए उसमें क्या रिलेट नहीं करता, बताना, जल्दी से सोच के बताना। तो इसमें सरकार के थ्रू तो बढ़ना बंद हो गया ना भाई, सरकार के थ्रू बंद हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पहले देखते हैं। पहला वाला 1948 में आई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से देख लेते हैं भाई, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें विनिवेश के बारे में कहा गया था। वो सारी कंपनी जो बहुत कम प्रॉफिट कमा रही है, जो लॉस में है, जो प्राइवेट के साथ कंपीट नहीं कर पा रही है, उन सबको हम क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे। सारी श्रेणी में आती हैं, उन सबको प्राइवेट करने की बात की गई थी। एक आखिरी बात आज की क्लास की, सर ये क्यों करना पड़ा हमें? क्योंकि हमारे देश में जब हम बात करते हैं इस सब पॉलिसी के बारे में, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए हम, एलपीजी लेकर आए, प्राइवेटाइज कर रहे थे, ग्लोबलाइज कर रहे थे। वास्तव में एक सवाल यह पूछता है कि इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर पूछे कॉजेज ऑफ, लिख लीजिएगा एक लास्ट पॉइंट, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार क्यों करे गए थे, इसके कारण क्या थे? 91 में क्या जरूरत आई थी जिसकी वजह से हमें आर्थिक सुधार करने पड़े थे? कारण क्या थे? एक लास्ट बात और है, ध्यान से सुनना भाई। इसको करने के क्या कारण थे हमारे? तो देखो भाई, यहां पर जब हम इसके बारे में बात करेंगे भाई, कारणों के बारे में, तब बहुत सारी टर्म आती हैं, लेकिन जो मुख्य टर्म है वो ये है। देखो हमारे पास उस समय 91 में जो विदेशी रिजर्व होता है वो बहुत कम हो गया था। सरकार के पास जो पैसे का होता है भंडार, विदेशी भंडार होता है, वो बहुत कम हो गया था। तो विदेशी भंडार में कमी हो गई थी, ये बात याद रखनी है। दूसरा, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। महंगाई उस समय बहुत ज्यादा हो रही थी। उस समय गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा थी। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम थी, यानी हमारी जो विकास, जो वृद्धि दर है, समृद्धि दर, वो कम थी।
हमारा देश की तरक्की बहुत धीरी हो रही थी। इसके अलावा कुछ देशों में युद्ध चल रहे थे। जो खाड़ी देश हैं, जो अरब के देश हैं, उन्हें खाड़ी देश कहते हैं। अरब देशों में लड़ाई थी। उससे क्या है, तेल वगैरह बहुत महंगा था। में युद्ध चल रहा था, संकट चल रहा था। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा उसके बारे में, अभी आप मान लेना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में था। यही सबसे मुख्य कारण था। भुगतान संतुलन जो है, भुगतान शेष जो है, वो संकट में था, जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये समझ में आ रहा है, गरीबी थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, रिजर्व खत्म हो चुका था लगभग, और उसके अलावा सरकारी घाटा बहुत था। सरकारी घाटा बहुत ज्यादा था। इन सब कारणों की वजह से सरकार को 91 में पॉलिसी लानी पड़ी। जब ये पॉलिसी लाई गई तो याद रखना, मैं एक एक सवाल करा रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं मिस करने वाले हम। इन सब की वजह से हमें 91 में बदलाव करने पड़े। इसी को आर्थिक सुधार कहा जाता है। आज के लिए इतना है, बाकी अगली क्लास में करेंगे नए टॉपिक की बात। आज के इस टॉपिक को हमने यहीं पर कंप्लीट करना है। जो भी सवाल मिलेंगे वो इसी में से होंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।